नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वित्त विधेयक जो होता है वो किस प्रकार कानून बनता है। कि वित्त विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बाद में उस पर चर्चा विचारणा होती है, बाद में उसको लोकसभा में राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उस पर सिफारिश देती है या नहीं देती। सिफारिश देती है तो भी उसको स्वीकार किया जाता है, नहीं देती है तो भी उसको लोकसभा में फिर वापस भेजा जाता है और उसको लोकसभा वित्त विधेयक जो कानून है उस पर सबसे ज़्यादा सत्ता रखती है। राज्यसभा वित्त विधेयक पर उनकी जो कामगिरी है वो कम है, वो हमने देखा। तो इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदन में पारित वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करनी ही पड़ती है। हमने देखा था सामान्य विधेयक में हमने देखा था राष्ट्रपति की साइन करने के लिए जब भेजते हैं उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि वो साइन करके उसको स्वीकृति देते, कई बार अगर अपने पास भी रख सकते या उसको फिर से विचार के लिए संसद में वापस भी भेज सकते। वो सामान्य विधेयक के बारे में हमने देखा। लेकिन ये वित्त विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में से जब आता है पारित होकर तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते। हमने देखा था कि जो बजट पत्र है, और मैंने आपको मंत्रियों के नाम भी पूछे थे कि बजट पत्र हमेशा वित्त मंत्री ही पारित करते हैं और हमारे वित्त मंत्री कौन है वो मैंने आपको जानने के लिए बताया। आज तक अभी तक किसी ने मुझे नहीं भेजा है। तो जो वित्त मंत्री है वो बजट पत्र अगर फरवरी के एंड में नहीं प्रस्तुत करते तो जो सरकार है उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी बजट पूरे साल का हिसाब किताब नहीं दे पाती है सरकार तो उनको अपने पद से इस्तीफा वर्तमान सरकार को देना पड़ता है। तो उसके उपरांत विधान सदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से संबंधित विविध क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। विधान सदनों यानी हर एक राज्यों की विधानसभा और जो राज्य में विधान परिषद है वो दोनों सदन है। कई राज्यों में एक सदन है, कई राज्यों में दोनों सदन है। वहाँ पर देश की सामाजिक परिस्थिति कैसी चल रही है, आर्थिक परिस्थिति कैसी है, राजनीतिक कैसी है, देश की सुरक्षा के लेकर क्या योजनाएं बन रही है, क्या खरीदा जा रहा है, वो सारे प्रश्नों पर ये विधानसभा भी केंद्र सरकार को विचार विमर्श देती है। अभी लोकसभा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारी जो है उसके कामकाज पर नज़र और नियंत्रण रखती है। लोकसभा, कार्यपालिका, मंत्रिमंडल और जो अधिकारी होते हैं जो आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं तो उन पर सारा नियंत्रण लोकसभा रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए, इस पर निगरानी रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। अभी सार्वजनिक वित्त यानी हम जो टैक्स देते हैं उसका उपयोग प्रजा कल्याण के लिए ही हो रहा है कि नहीं, उसका उपयोग हमने देखा कि बहुत सारे मंत्रियों ने घोटाले किए हैं। अभी की वर्तमान सरकार में तो हमने नहीं देखे, लेकिन लास्ट सरकारों में बहुत सारे घोटाले, जैसे कि लालू यादव का चारा घोटाला, एक कोयला घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए। तो वो घोटाले नहीं हो, यानी जनता के पैसों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए ही हो, वो देखने का काम प्रजा के प्रतिनिधि यानी हमने जो लोकसभा के सदस्यों को चुनकर भेजा है वो सदस्यों को देखना है। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण रखती, तो वो सीधा ध्यान रख सकते कि प्रजा का जो टैक्स आया है वो जो लोगों के पीछे प्रजा सभी विभाग, शिक्षा विभाग है, मानव संसाधन विभाग है, रेलवे विभाग है, कृषि विभाग है, तो जो विभाग ने जो खर्च किया है, सरकार ने ग्रांट दी है, वो पैसों का उपयोग सही हुआ है, सारा उपयोग वही काम में हुआ है और पैसे कहाँ गए वो सारा हिसाब किताब देखने का काम जो लोकसभा के सदस्य जिनको हमने चुनकर भेजा है उनका है देखने का। और संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता।
हम देखते कि टैक्स सरकार ने अभी ये नया टैक्स जो आया, क्या बोले अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो अभी हर चीज़ों के भाव बढ़ते तो हम बोलते कि जस्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद ही वो GST, हाँ, GST गुड सर्विस टैक्स जो लगाया है। तो ये सरकार टैक्स भी नया कर टैक्स भी लगा सकती है, पर कब? संसद की स्वीकृति, यानी लोकसभा राज्यसभा उसकी स्वीकृति देती है। तो GST अभी हमने देखा कि सभी चीज़ों पर लगाए, और ख़ास करके जो महंगी चीज़ें हैं, जो सुखी धनवान लोग उपयोग करते हैं, उस पर ज़्यादा लगाए। तो टैक्स कितना लगाना है और वो टैक्स की जो मंजूरी है वो भी संसद ही देती है, तथा वर्तमान करों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। अभी जो टैक्स है उसमें फेरबदल भी संसद की मान्यता के बिना नहीं किया जा सकता है। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक, कस्टोडियन कहा जाता है। कार्यपालिका, अभी कार्यपालिका तो उसमें आएगा मंत्रिमंडल। अभी सभी मंत्री अपने अपने, शिक्षा मंत्री तो शिक्षा में जो बदलाव लाने के लिए जो खर्च किया जाता है, कृषि तो कृषि में भी किसानों को जो सब लोन दिया जाता है, सब्सिडी या नई टेक्नोलॉजी के लिए जो खर्च किया जाता है, तो वो कार्यपालिका यानी मंत्री करते हैं, अधिकारी करते हैं। तो उस पर ध्यान कौन रखता है? विधायिका। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा उन पर ध्यान रखते हैं कि जिस खर्च के लिए उनको पैसे दिए गए, वो पैसों का खर्च सही हुआ है कि नहीं हुआ, वो पैसे गलत रास्ते पर तो नहीं गए ना, वो देखने का काम ये विधायिका करती है। विधायिका में इस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए विधायिका को सार्वजनिक धन का रक्षक यानी कस्टोडियन कहा गया है, क्योंकि वो कार्यपालिका पर ध्यान रखता है। विधायिका ध्यान रखती है कि वो पैसों का खर्च सही जगह पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके उपरांत संसद, राष्ट्रपति, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी हमारे अभी के रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य चुनाव, आयुक्त, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान भंग के आरोप में प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके पद से हटा सकती है। तो संसद देखो, संसद के पास ये उसकी सत्ता है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल यानी जो संरक्षण दल होते हैं, वो अगर संविधान के नियमों के खिलाफ चल रहे, संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे यानी कानून का पालन नहीं कर रहे, तो उनको गुनाह में, आरोप में उन पर ये संसद प्रस्ताव पारित करके उनके पद पर से हटा भी सकती है। ये लाइन अंडरलाइन करना, मोस्ट IMP है। अभी ये यहाँ पर हमने सामान्य विधेयक की कानून किस प्रकार बनता है और वित्त विधेयक किस प्रकार कानून बनता है, वो दोनों के बारे में देखा। ओके, थैंक यू।